हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा और साथ ही साथ सेबी की तरफ से एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा देखते हैं। तो इंडिया का एक्सपोर्ट 6% से ग्रो होकर 447 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। और इसमें मेजर जो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है मीन्स जो सेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है वो सेक्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के सेक्टर, फार्मा, केमिकल और मेरीन जैसे सेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा इस एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेट किया है। केमिकल सेक्टर इंडिया का करंट टाइम में एक इमर्जिंग सेक्टर है जो कि करंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ला कर दे रहा है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट में भी मेजर डेवलपमेंट दिखा रहा है। आज के पहले हम लोगों ने देखा था रिसेशन जैसी बातें पब्लिक और इंस्टीट्यूशन के बीच में ही देखने को मिल रही थी, लेकिन कल रात जो मेजर अपडेट देखने को मिल रही है रिसेशन की बातें अब यूएस फेड भी कर रहा है और इसके पीछे का जो रीज़न है वो है बैंकिंग क्राइसिस। और इसी बैंकिंग क्राइसिस की वजह से आज के दिन आईटी सेक्टर थर थर काँप रहा था। टीसीएस का 52% रेवेन्यू और 31% रेवेन्यू अमेरिका और यूरोप से आता है। और वहीं पर अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में टीसीएस कंट्रीब्यूट करता है 39% का रेवेन्यू और ओवरऑल टीसीएस का कंट्रीब्यूशन अमेरिका और यूरोप में 83% का देखने को मिलता है। आज के दिन इन्फोसिस भी लगभग 3% के साथ गिरावट देखने को मिलता है। और इसके रेवेन्यू मॉडल में देखें तो किस कंट्री से कितना रेवेन्यू आता है, अमेरिका और यूरोप से 87% का रेवेन्यू लेकर आता है, जहां पर अमेरिका में लगभग 62% और यूरोप में 25% का रेवेन्यू देखने को मिलता है। अगर फाइनेंशियल सेक्टर से बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर से 32% का रेवेन्यू लेकर आता है। शायद आप लोग बस सोच रहे हो कि बार बार मैं यूरोप को क्यों जोड़ रहा हूँ इस कैलकुलेशन में। तो इसका मेन रीज़न ये है कि अगर अमेरिका में रिसेशन देखने को मिलता है तो ये बात बिल्कुल 99% कन्फर्म है कि यूरोप में भी रिसेशन देखने को मिलेगा। अगर हम लोग अपने देसी स्टाइल में बोले तो अमेरिका का पिछलग्गू है यूरोप। जो भी चीज़ अमेरिका करता है यूरोप भी वही चीज़ें करते हैं, तो फाइनल रिजल्ट भी दोनों को एक जैसा ही देखने को मिलेगा। और एलटीआई में आज के दिन लगभग 4% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए इसके भी रेवेन्यू देख लेते हैं। एलटीआई में बैंकिंग सेक्टर से जो रेवेन्यू आती है वो है 32% की और अमेरिका की तरफ से देखें तो अमेरिका की तरफ से रेवेन्यू 66% का देखने को मिल रही है। और अगर यूरोप की तरफ नज़र डालें तो यूरोप की तरफ से 16% का रेवेन्यू और दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो ये रेवेन्यू बन जाती है 82% की। और मोस्ट ऑफ दी आईटी स्टॉक की बात करें तो मोस्ट ऑफ दी आईटी स्टॉक में 80% से ज़्यादा का रेवेन्यू अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्री से देखने को मिलता है। इसी कारणवश आज के दिन आईटी कंपनी में अच्छी खासी धुलाई चल रही थी। सेबी की तरफ से एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, वो है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के बीच में मर्जर का अप्रूवल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ पे आप लोग नोटिस करना है, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों एक अलग कंपनी है। ये दोनों एक अलग कंपनी है और इसके अंदर बहुत सारे सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है, जैसे कि HACL, इट मीन्स HDFC कैपिटल एडवाइजरी लिमिटेड। और इसी के अंदर दो और कंपनी देखने को मिलती है, HDFC इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और HDFC होल्डिंग लिमिटेड। ये तीनों कंपनियां HDFC के अंदर आती हैं। तो सेबी ने अप्रूवल दिया है कि ये तीनों कंपनियों में से ये दोनों कंपनियों को सबसे पहले HDFC में मर्ज किया जाए और उसके बाद जब ये सभी कंपनी HDFC में मर्ज हो जाएगी और उसके बाद HDFC का मर्जर HDFC बैंक के साथ किया जाएगा। तो इसी चीज़ की अप्रूवल सेबी के द्वारा मिल चुकी है। आज के दिन वरुण बेवरेजेस में लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसके रिजल्ट के साथ साथ इसमें स्टॉक स्प्लिट की भी न्यूज़ सामने आ रही है। तो चलिए देखना वेट एंड वॉच करते हैं कि क्या आने वाले बोर्ड मीटिंग में स्टॉक स्प्लिट का अप्रूवल मिलता है या फिर नहीं।
और फाइनली फिनोलेक्स केमिकल की तरफ से एक मेजर अपडेट देखने को मिल रही है, वो है आशीष कचौड़िया सर की होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ते हुए देखने को मिलती है। आप लोग आशीष कचौड़िया सर की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आशीष कचौड़िया सर का शेयर होल्डिंग पैटर्न कंटिन्यूअस बेसिस से ये बढ़ता जा रहा है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी के अंदर बाइंग कर रहा है तो इट मीन्स हमें भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम भी चलते हैं उस कंपनी में बाइंग करते हैं, क्योंकि हर किसी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होती है और हर किसी को अपने पैसे के मैनेजमेंट करने का तरीका भी अलग होता है। अगर आप लोग इस कंपनी को अच्छे से जानते हो तभी इस कंपनी में आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोचकर आगे बढ़ सकते हैं, वरना ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसके साथ एक बहुत बड़ी रिस्क भी सामने आती है। फाइनली अगर आप लोग बिजनेस को समझते हैं इस कंपनी की तो तभी आप लोग इस कंपनी में आगे बढ़ें तो उचित रहेगा। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।